अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटाला बेंजीन के बारे में। अगर सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लें, मेटाला बेंजीन होती क्या चीज़ है। नेम से पता चल रहा है, मेटाला मींस मेटल एंड बेंजीन मींस बेंजीन रिंग C6H6 बेंजीन रिंग। जब कोई भी जब मेटल है वो बेंजीन रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो इस सूरत में या फिर इस कंडीशन में जो हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम मेटाला बेंजीन कहते हैं। मेटाला बेंजीन एक्चुअली अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें तो ये क्या है, इट इज़ अ 6 मेंबर्ड मेटाला साइकिल जस्ट लाइक बेंजीन फॉर विच 1 यूनिट ऑफ CH ऑफ बेंजीन विल बी रिप्लेस्ड बाय मेटल। मीन्स ये एक ऐसा मेटाला बेंजीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन का, ये अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन में जो यूनिट है CH एंड दिस CH, तो यहाँ से अगर एक 1 यूनिट यहाँ से बेंजीन का रिमूव हो जाए और 1 यूनिट यहाँ से रिमूव होने के बाद यहाँ पे एक मेटल का जो मेटल अटैच हो जाए तो इस कंडीशन में जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ये जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं मेटाला बेंजीन। अगर हम मेटाला बेंजीन का जनरल फार्मूला देखें तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला का क्या है, C5H5। ये कहाँ से आया, ये बेंजीन C5H5। C6H6 असल में बेंजीन होती है, लेकिन यहाँ पे C5H5 इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ से एक जो CH यूनिट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। जब एक CH यूनिट रिमूव होगा तो उसके साथ यहाँ पे बेंजीन के अंदर यहाँ पे C5H5 साथ मेटल, जहाँ से CH रिमूव हुआ था उसी जगह पे मेटल आ जाएगी और मेटल के साथ फिर आगे फर्दर जितने भी लिगेंड्स होंगे वो अटैच होंगे। तो ये हमारे पास मेटाला बेंजीन का एक जनरल का फार्मूला है। अब अगर हम मेटाला बेंजीन को देखें तो इसमें ये जो हमारे पास C5H5 है ये क्या किस तरह बिहेव करता है, ये एज अ एनाइन बिहेव करता है। मेटाला साइकिल्स में ये जो C5H5 है ये एज अ एनाइन बिहेव करता है। और अभी अगर हम ये चीज़ देखें कि अब हमें ये नहीं पता, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है, वो स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें वो पता है, ये पता चल जाएगा कि हमारे पास ये मेटाला साइकिल है। लेकिन अब हम इस चीज़ को अगर हम कंफर्म करना चाहें कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है मेटाला साइकिल का ये एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसकी चीज़ के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये वाला जो मेटाला साइकिल है ये एरोमेटिक है या फिर नहीं है। एक चीज़ तो है हमारे पास हकल रूल है, हकल रूल के थ्रू हम पता चला सकते हैं कि हमारा जो एरोमेटिक है मेटाला साइकिल वो एरोमेटिक है कि नहीं है। जैसे अगर हम देखें, ये हमारे पास एक मेटाला साइकिल है, ये हमारे पास एक मेटाला साइकिल है। इसमें यहाँ पे जितने भी आप कह लें लिगेंड्स अटैच हैं। हकल रूल मींस यहाँ पे हकल रूल हमारे पास का फार्मूला क्या होता है, 4n+2। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 मीन्स पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 6 हैं। ओके, यहाँ पे यूँ देखें, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 × 6 + 2 ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे, 12। तो ये मीन्स ये हमें शो कर रहा है कि हमारा जो हमारे पास मेटाला साइकिल है वो हमारे पास एरोमेटिक है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो मेटाला साइकिल है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है, एक तो हमें हकल रूल के थ्रू पता चल जाएगा, और सेकंड चीज़ हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा जो मेटाला साइकिल है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम बॉन्डिंग, प्लेनैरिटी और ज्योमेट्री जो है इन चीज़ों को देखेंगे कि मेटाला साइकिल की प्लेनैरिटी कैसी है, प्लेनैरिटी प्लस ज्योमेट्री प्लस बॉन्डिंग, इन चीज़ों को हम देखेंगे और इन चीज़ों के थ्रू हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो भी हमारा मेटाला साइकिल है वो उसके में प्लेनैरिटी, ज्योमेट्री और बॉन्डिंग, इनके थ्रू हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स बना है वो मेटाला साइकिल है या फिर नहीं है, या फिर इसके अंदर बेंजीन रिंग, जो मेटाला साइकिल है इसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। इस चीज़ को हम देखेंगे। हमारे पास अपनी जो मेटाला साइकिल है इसमें लाजमी नहीं है, मेटाला बेंजीन तो वो होगा ना कि जिसमें बेंजीन की रिंग होगी। अब लाजमी नहीं है कि जितने भी मेटाला साइकिल्स हैं वो एरोमेटिक हों, या ये भी लाजमी नहीं है कि जितने भी हमारे पास मेटाला साइकिल्स हैं उनके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो। ओके, कुछ ऐसे मेटाला साइकिल्स होंगे जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं कि वो अगर उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है तो एरोमेटिक हो भी सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हमने देखना है कि हमारा जो मेटाला साइकिल बना है उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है या फिर नहीं है, उसके लिए हम प्लेनैरिटी, ज्योमेट्री और बॉन्डिंग को देखेंगे। अब एक चीज़ हमें एक वाज़िया एक चीज़ का पता है कि जो हमारे पास बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग में जो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अल्केन और अल्कीन के दरमियान में होती है। अल्केन और अल्कीन के सेंटर में
हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आती है कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है वो अल्केन और अल्कीन के दरमियान में आती है। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये जो हमारे पास मेटाला साइकिल है इसमें अगर हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सेम वैसे ही हमारे पास इस कंडीशन के थ्रू फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो मेटाला साइकिल है इसके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक ओवरव्यू था मेटाला बेंजीन्स का। इसके बाद अगर हम मेटाला बेंजीन्स की एग्जांपल्स देखें तो हम सबसे पहली चीज़ कि ये जो मेटाला साइकिल्स हैं या फिर ये जो मेटाला बेंजीन्स होते हैं ये इजीली आइसोलेट हो सकते होते हैं। जितने भी मतलब कि हमारे पास मेटाला साइकिल्स वगैरह वो इजीली यहाँ से आइसोलेट हम उसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास है ओस्मा बेंजीन, ये हमारे पास एक किस्म का मेटाला साइकिल है। ओके, इसके बाद हमारे पास है ओस्मा बेंजाइन, ये भी हमारे पास एक किस्म का मेटाला साइकिल आप इसको कह लें, या फिर ये हमारे पास मेटाला बेंजीन है। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये हमारे पास ओस्मा बेंजाइन बनता कैसे है, जब हमारा ओस्मियम का जो कॉम्प्लेक्स है ट्राई मिथाइल एसिसाइलाइल एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करता है। ये हमारे पास होता है XX में, ट्राई मिथाइल साइलाइल एसिटाइलिन ये हमारे पास XX में होगा। और जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, किसी भी ओस्मियम के कॉम्प्लेक्स के साथ किसकी मौजूदगी में, वेट बेंजीन की मौजूदगी में, तो हमारे पास ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन बनेगा। वो जो हमारे पास ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना है वो किसका है, वो ओस्मा बेंजाइन का है। और आलमोस्ट इस मेथड के थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू जो हमारे पास अमाउंट आती है ओस्मा बेंजाइन की वो आलमोस्ट 30% हमारे पास यील्ड आती है ओस्मा बेंजाइन की इस रिएक्शन के थ्रू। इसके बाद है जी रुथीनियम के को जो कॉम्प्लेक्स बनता है, रुथीनियम का जो हमारे पास मेटाला बेंजीन बनते हैं, रुथीनियम जिसमें मेटल इन्वॉल्व होती है। आलमोस्ट अगर हम देखें हमारे पास जितने भी रुथीनियम के कॉम्प्लेक्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ओके, ये हमारे पास मोस्टली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जितने भी रुथीनियम के मेटाला बेंजीन्स के साइकिल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता, या उनका कहने के लिटिल बिट उनको डिफ़िकल्ट होता है कि उनको वहाँ से आइसोलेट कर सकें। लेकिन जो रुथीनियम के कॉम्प्लेक्स, ऐसे जो रुथीनियम के कॉम्प्लेक्स जो मेटाला बेंजीन में इन्वॉल्व है, या रुथीनियम के मेटल अगर मेटाला बेंजीन में इन्वॉल्व है, और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स है अगर हम उनको आइसोलेट करना चाहें तो उनको आइसोलेट करने की एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि हमारा जो भी ये रुथीनियम का मेटाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये किसी और भी रुथीनियम के मेटल के साथ या किसी और के साथ इसका बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्वाड मीन्स हमारा जो रुथीनियम का मेटाला बेंजीन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और ऐसे कोऑर्डिनेट होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन की उसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मेटल हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से रुथीनियम के मेटल कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास एक, अगर हम इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास एक रुथीनियम का, ये हमारे पास रुथीनियम का एक मेटल कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये हमारे पास रुथीनियम की एक मेटाला साइकिल कॉम्प्लेक्स है और इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब इस रुथीनियम के मेटाला बेंजीन या मेटाला साइकिल कॉम्प्लेक्स के साथ एक फर्दर कोई भी मेटल कोऑर्डिनेट कर जाए, तो जब ये मेटल कोऑर्डिनेट कर जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा तो ईजिली हम इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ से सेपरेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास है रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हमारे पास मोस्टली ये क्या होते हैं, रुथीनियम के कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये इरीडियम के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटाला बेंजीन इरीडियम के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। और इरीडियम का मेटाला बेंजीन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब हम इरीडियम के कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, 2,4 डाईमिथाइल पेंटाडाइइनाइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इस नतीजे में ये हमारे पास मेटाला बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें इरीडियम मेटल इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक ओवरव्यू था मेटाला बेंजीन्स का। और ये इसके बाद हम नेक्स्ट अब जो चीज़ हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनोकेमिस्ट्री। अभी हमने मेटाला बेंजीन के बारे में डिस्कस किया, अब हम देखेंगे मैकेनोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। मैकेनोकेमिस्ट्री नेम से मेंशन हो रहा है। मैकेनोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो हम रिएक्शंस करवाते हैं या जिन भी हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं उन रिएक्शंस में जो केमिकल फोर्सेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स हमारा जो भी रिएक्शन हो रहा है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ केमिकल फोर्सेस हो रहा है। तो ऐसी जो ब्रांच होती है इसको हम मैकेनोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, या फिर हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, रिएक्शंस इंड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास रिएक्शन है उसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स ने जब मैकेनिकल एनर्जी अब्जॉर्ब की और जब रिएक्टेंट्स ने मैकेनिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद वहाँ पे रिएक्शंस टेक प्लेस हुए तो इसको हम कहते हैं मैकेनोकेमिस्ट्री। ऐसी जो ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं मैकेनोकेमिस्ट्री।
ओके और यहाँ पे एक मेन चीज़ और जिसको हम कहने की इम्पोर्टेंट बात भी है कि मैकेनोकेमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं ये आलमोस्ट यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं यूज़ होता। विदाउट एनी यूज़ ऑफ सॉल्वेंट हम हमारा जो रिएक्शन होता है वो टेक प्लेस हो सकता है, या फिर हम सॉल्वेंट यूज़ ही नहीं करते। अगर हम यूज़ करें तो लिटिल बिट अमाउंट जो है वो हम सॉल्वेंट की यूज़ कर सकते हैं, और इस कंडीशन में हमारा जो रिएक्शन है वो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो जाता होता है। तो ये मैकेनोकेमिस्ट्री का आप कहने के एक बेनिफिट है कि इसमें हम हमारे सॉल्वेंट का कोई ऐसा इशू नहीं होता, या फिर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। वो चीप भी है और इजी टू यूज़ भी है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो हमारे पास मैकेनोकेमिस्ट्री में ये एक हम कह लें कि फ़ायदा है कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट विदाउट सॉल्वेंट हमारा जो रिएक्शन होता है वो टेक प्लेस हो जाता है। अब हमारे पास मैकेनोकेमिस्ट्री के अंदर हम टेक्निक्स देखें जिसके थ्रू हम रिएक्शंस का कर सकते हैं, हम अपने रिएक्शंस करवा सकते हैं। जैसे बॉल मिलिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं। ये जैसे हम बॉल मिलिंग टेक्निक है, इसके थ्रू हम अपना जो रिएक्शंस है वो टेक प्लेस करवा सकते हैं। बॉल मिलिंग टेक्निक को ही एक नेम है सॉलिड स्टेट मिलिंग टेक्निक। सॉलिड स्टेट मिलिंग टेक्निक नेम से मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे हम कोई भी सॉल्वेंट नहीं यूज़ करेंगे। सॉलिड स्टेट मिलिंग टेक्निक मीन्स यहाँ पे हम कोई भी सॉल्वेंट वगैरह यूज़ नहीं करते। इसमें सिंपल होता है कि सॉलिड स्टेट मिलिंग टेक्निक में हमारा जो भी सैंपल है उसको हम एक स्टेनलेस स्टील बॉल मिल की मशीन होती है उसमें हम डाल देते हैं। अब वो जो हमारे पास या तो फिर वो जो हमारी बॉल मिलिंग मशीन होती है वो या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, या फिर वो पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट की बनी हुई होती है। मतलब कि ये पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट के जार्स होती हैं, स्टेनलेस वो यूज़ होते हैं एज ए स्टेनलेस स्टील मशीन के तौर पे यूज़ होते हैं। उसमें जिरकोनियम की बॉल्स वगैरह मौजूद होती हैं। साथ उसमें हम अपना सैंपल ऐड कर देते हैं। सैंपल ऐड करने के बाद हम फर्दर उसका जो भी उसका प्रोसीजर होता है, सैंपल की जो होती है बॉल्स के थ्रू उनकी ग्राइंडिंग होती रहती है, और एट द एंड हम उसका रिएक्शन जो है वो करवाते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा होता है। और अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ भी करना चाहें, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट है यूज़ भी करना चाहें, तो उसके लिए लिक्विड असिस्टेड हमारे पास होते हैं टेक्निक मेथड्स वगैरह होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और उनके थ्रू हम अगर थोड़ा बहुत अगर हम सॉल्वेंट जो है वो वहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम उसको ऐड कर सकते होते हैं, या तो सॉल्वेंट्स को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखें मैकेनोकेमिस्ट्री के फ़ायदे क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, इम्पोर्टेंस पर हम देखें कि मैकेनोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। मैकेनोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस ये हम मैकेनोकेमिस्ट्री को प्रेफर क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम मैकेनोकेमिस्ट्री को प्रेफर इस वजह से करते हैं क्योंकि वहाँ पे फास्ट रिएक्शन जो होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो फास्टली हो जाता होता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे सिलेक्टिव और हाई यील्ड, हमारे पास जो यील्ड हमारी आती है वो बहुत ही हाई अमाउंट में हमें हासिल होती है, दैट्स वाई हम मैकेनोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑपरेशनल सिंपल एंड स्केलेबल प्रोडक्ट्स, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम सिंपल से सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, मतलब कि जो हमारा ऑपरेशन होता है या फिर हम यूँ कहने की जो हम मेथड मैकेनोकेमिस्ट्री में अडोप्ट करते हैं वो सिंपल से सिंपल होते हैं, और एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो स्केलेबल आती है। स्केलेबल प्रोडक्ट ऐसी है कि एक जो है हम कहते हैं हाउस होल्ड स्केल होता है, एक हमारा इंडस्ट्रियल स्केल होता है। तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो हाई स्केलेबल प्रोडक्ट हमारे पास होती है, मीन्स हमारी वो जो प्रोडक्ट होती है वो हाई स्केल पे सेल हो सकती है और हमें इकोनॉमिकली भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है मैकेनोकेमिस्ट्री की। इसके अलावा यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो हमारे पास मिनिमाइज सॉल्वेंट यूज़ के, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है आप यूँ कह लें कि जो हमारा सॉल्वेंट को ख़रीदना लेना, वो जो हमारे पास एक सॉल्वेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाते होते हैं मैकेनोकेमिस्ट्री अगर हम अडोप्ट करते हैं, मैकेनोकेमिस्ट्री की टेक्निक से अडोप्ट करते हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो क्या, असेस सम स्पीशीज़ नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशन। बाज़ ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसे होती हैं जो सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होती, तो उन स्पीशीज़ तक जो हमारी असेस है वो मैकेनोकेमिस्ट्री के थ्रू हम उन स्पीशीज़ तक भी असेस कर सकते हैं। एक मैकेनोकेमिस्ट्री के फिर एक और चीज़ है जो हम कह लें कि इंपॉर्टेंस ही कह लें है मैकेनोकेमिस्ट्री का एक बेनिफिट क्या है, वो क्या है हमारे पास कि कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमारी हम सिंपल स्केल पे हमें हासिल हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के हमने मेथड्स अडॉप्ट कर लिए और वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्मॉल स्केल पे हमारे पास हासिल हो रही है वो जो प्रोडक्ट है, और हम चाहते हैं कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हाई स्केल पे हमें हासिल हो, लेकिन हम उसको हासिल नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए अगर हम मैकेनोकेमिस्ट्री का मेथड इन्वॉल्व कोई टेक्निक जो है वो कोई भी मैकेनोकेमिस्ट्री की टेक्निक अडोप्ट करें तो पॉसिबल चांसेस हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमें हाई स्केल पर हासिल होने लग जाए। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये केमिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक में यूज़ होता है। स्ट्रॉन्शियम सेमीकंडक्टर की कीज़ वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल अदर जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू इसकी जो हमारे पास आप यूँ कह लें कि जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो स्मॉल स्केल पे होती है। सॉल्ट मेटाथीसिस मेथड है, उस सॉल्ट मेटाथीसिस मेथड के थ्रू जब हम इसकी प्रोडक्शन करवाना चाहें तो ये हमारे पास इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही माइनर अमाउंट स्केल पे होती है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे इसकी प्रोडक्शन होती है।
क्यों? क्योंकि सॉल्ट मेथड थीसिस में जब मेथड के थ्रू हम इसकी प्रोडक्शन करवाना चाहें, इस कॉम्प्लेक्स की प्रोडक्शन करवाना चाहें, तो हमारा उसके लिए जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो है ये हमारे पास स्ट्रोंशियम, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसकी सोलिबिलिटी नहीं होती। ओके, ये इसको हम ईथर में हम इसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं। ईथर हमारे पास सॉल्वेंट होता है और ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है ये हमारे पास है। इस स्टार्टिंग मटेरियल को हम ईथर में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, लेकिन इसके ईथर में जो सोलिबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी परफेक्ट नहीं होती। दैट्स वाई हम हमारा जो साल्ट मेथड थीसिस के थ्रू हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी स्मॉल अमाउंट हमारे पास आती है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि हमने सॉल्ट मेथड थीसिस का मेथड यूज़ भी किया, उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट यूज़ किया, हमारा सॉल्वेंट को अलग, उसका खर्चा अलग से आया। फिर उसके बाद हमारा एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो भी इतनी अच्छी नहीं बनी, हाई स्केल प्रोडक्ट नहीं बनी, लार्ज स्केल प्रोडक्ट नहीं बनी। अब अगर इसको अपोजिट अगर हम यूज़ करें, मैकेनोकेमिस्ट्री का मेथड यूज़ करें, जैसे हमारे पास है LAG, लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग इसको कहते हैं। लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग में या हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यूज़ होगा। हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारा सॉल्वेंट यूज़ ही नहीं होगा, और एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो भी लार्ज स्केल प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगी। तो ये इसका फ़ायदा है कि एट द एंड हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्ट भी आएगी, अपोजिट टू साल्ट मेथड थीसिस मेथड। साल्ट मेथड थीसिस में हमारे पास स्मॉल स्केल प्रोडक्ट थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्ट आई। और ये जो लिक्विड असिस्टेड ग्राइंडिंग टेक्निक इसको ये मैकेनोकेमिस्ट्री की ही एक टेक्निक है, इसके थ्रू हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्ट है। ये तो ये एक इसका बेनिफिट भी है मैकेनोकेमिस्ट्री का। डेट्स वाई हम मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हम मैकेनोकेमिस्ट्री की जो टेक्निक है हम उसको मोस्टली प्रेफर करते हैं बाकी टेक्निक्स की निस्बत। थैंक यू।